हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान से चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है विविधता की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? अब वो क्लास भी हो सकती है या कोई भी जगह हो सकती है ना। कोई भी जगह पे आप देख लीजिए, क्या कोई ऐसा साथी होता है आपका जो, या फिर आसपास में कोई भी ऐसे लोग हैं आप जो आपकी तरह ही दिखते हो? नहीं है ना। तो इस पार्ट में हम वही पढ़ने वाले हैं कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी क्या होते हैं, आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध क्या करती है, बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या क्या पढ़ेंगे। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। तो जो भी 6th क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर 6th क्लास के बच्चों ने ही 3 बच्चों ने ये चित्र बनाए हैं और तीनों चित्र आपस में क्या है, भिन्न है ना, देखने में लग रहा है। तो आप भी इस खाली बॉक्स में जो आपकी बुक है वहाँ पर इसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिस तरीके से चित्रकारी करने का तरीका या फिर कोई भी चीज़, अन्य चीज़ें करने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरीके से हमारा जो रूप रंग होता है या खाने पीने की जो भी आदत होती है वो क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल डैश है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें अपने अपने आंसर, उत्तर लिखने हैं और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पता करना है अपनी अध्यापिका से सहायता से। ठीक है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो इतना जितना भी अभी तक हमने पढ़ लिया है, वहाँ से हमको इतना तो पता लग गया कि हम कई मामलों में अपने साथियों से क्या है, बिल्कुल उनकी कुछ हद तक उन्हीं की तरह हैं और कई मामलों में तो हम बिल्कुल ही क्या हैं, अलग हैं उनसे। ठीक है, अपने साथियों से। ठीक, आगे देखते हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। ठीक है, अब एक कहानी है, उससे रिलेटेड आपको विविधता के बारे में समझ में आएगा। ठीक, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषयों के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया
उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। तो देखिए अब नाम आया है, ठीक है। इस कहानी में पहली बार अब नाम का जिक्र हुआ। तो समीर नाम कौन बताता है? मेरा नाम समीर है, जो अखबार बेच रहा होता है। तो उसने बताया है कि मेरा नाम क्या है? समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। तो साइकिल वाले ने भी बताया कि क्या मेरा नाम भी समीर है क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2, ठीक है। तो समीर 1 कौन हो गया? जो साइकिल वाला है, ठीक है। समीर 2 कौन हो गया? जो अखबार बेचता है, ठीक। इसको याद रखिएगा। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। क्योंकि उसको चिंता हो रही थी। किसकी? अपनी माँ की। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ। पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित यह क्या थी? कहानी थी, ठीक है। जहाँ पर हमने क्या देखा? समीर 1 और समीर 2 की कहानी को पढ़ा था। जहाँ पर एक क्या दिखा रखा है? पढ़ा लिखा समीर दिखा रखा है और एक अनपढ़ समीर को दिखा रखा है ना। तो उनमें क्या आ रही है? बहुत सारी भिन्नताएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं और उनकी भिन्नताओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं, ठीक है। धार्मिक रूप से समीर 1 क्या है? हिंदू है, जबकि समीर 2 क्या है? वो मुस्लिम है, ठीक। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 क्या है? मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधताएं के पहलू हैं, ठीक है। जो था ना, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, धर्म हो गया और भाषा हो गई। ये क्या है? जो भिन्नताएं हैं ना, वो विविधता के ही क्या है? पहलू हैं, ठीक। इसको अच्छे से देखना है आपने। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती, है ना।
देखा ही होगा आपने, जब आप या तो मार्केट को जाते होगे या फिर अपने रास्तों में ही चलते हुए देख लेते होगे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो खाने के लिए भी क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह जो फर्क है ना, वो उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। वो जो फर्क था ना, वो विविधता के बारे में था। ठीक है, यह विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, जो ये वाला है, ये काय का रूप है, ये असमानता का रूप है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो गरीबी दिख रही है, भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी जिन बच्चों की पूरी नहीं हो पाती, वो क्या है, वो असमानता का रूप है, जहां पे समानता नहीं है। ठीक, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ठीक है, एक तरीके से क्या आ गई, गैर बराबरी आ गई। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है ना। जाति व्यवस्था भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना असमानता। पहले, इससे पहले भी जब इतिहास पढ़ा था हमने देखा था, और आज भी ये विद्यमान है कई जगहों पे, है ना। जाति व्यवस्था के आधार पर कई जगहों पर असमानता देखने के लिए आज भी मिल ही जाती है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में भी पढ़ेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो गैर बराबरी है या असमानता है उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विविधता और असमानता के बारे में आपको लगभग थोड़ा सा जानकारी, अभी यहाँ पर डिफरेंस आप कर पा रहे होंगे, है ना। जहाँ पर हम विविधता को किस रूप में देख रहे हैं, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, तो इस आधार पर जो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं पूरे हमारे भारत देश में, है ना, तो वही क्या है, एक विविधता का रूप है। ठीक है, या फिर पूरी दुनिया में इसी तरीके से, तो वो क्या है, हमारा विविधता का एक रूप है। वहीं असमानता के रूप में जहाँ पर गैर बराबरी है, चाहे वो जातिगत रूप से हो, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, या फिर अवसर की समानता हो, तो इन रूपों में वो क्या कही जाएगी, असमानता कही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको विविधता और असमानता में अंतर पता लग गया होगा। ठीक, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, किस तरीके से समृद्ध करती है विविधता, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो अगर आपके आसपास विविधता होगी नहीं तो आप किस टाइप की कहानियाँ लिख पाओगे, केवल उतने तक का ही तो सीमित रह जाओगे ना, है ना। तो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बना देती है, इसलिए बना देती है क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं, और उसके रूप में हम अपनी कहानी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी कल्पना सोच सकते हैं कि पहले के टाइम पे वहाँ पर किस तरीके से लोग समृद्ध हुए होंगे, किस तरीके से इतिहास वहाँ पर गढ़ा गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारा जीवन समृद्ध बनता है विविधता के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न
धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, करने के तरीके क्या हैं? अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? तो चलिए समझते हैं विविधता को। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। ठीक है, अब जब वो नई जगह पे बसना शुरू करेंगे, क्या पता वहाँ खाने की चीज़ें अलग हो जाए, है ना, तो अपने रहन सहन में क्या कर देंगे, अब वो थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। ठीक, कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। तो इस तरीके से संस्कृति का क्या हो गया, विकास हो गया, मिली जुली संस्कृति का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण क्या रहे वहाँ की विविधता के लिए, तो यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं, लद्दाख और केरल। तो जितना भी हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, तो ये दो ही उदाहरण से आपको वो चीज़ सभी बातें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। लद्दाख और केरल पे किस तरीके से ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण क्या असर पड़ा, जिससे वहाँ पर विविधता क्या हुई, विकसित हुई। ठीक, विविधता देखने को अब मिलती भी है उत्तर की साइड को। ठीक, अब ये देखिए लद्दाख यहाँ पर दे रखा है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। ठीक, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्या कहते हैं लद्दाख को? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत भी पहुँचा था। ठीक है, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा जो कि कहाँ प्रसिद्ध है? लद्दाख में।
उसके स्थानीय रूप को मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब यह है एक केरल। ठीक है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर काली मिर्च वगैरह, लौंग, इलायची उगाई जा रही है और इस पे ही लोग क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। इसी को व्यापार के जरिए क्या करते होंगे, बेचते होंगे वो और अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। और वहीं जब हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा तो वहाँ हमने पश्मीना शॉल को देखा। ठीक है, पश्मीना शॉल और जो पशुपालन वो करते थे उसके जरिए वहाँ पर क्या होता था, उनका जीवन निर्वाह होता था। ठीक, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको? संत थॉमस को। ठीक, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यहाँ यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ? केरल में। ठीक, इब्न बतूता ने कौन सा अपना एक जो इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है उसका नाम क्या है? अल रेहला है। ठीक है, याद रखना है, अल रेहला। इब्न बतूता ने जो यात्रा वृतांत लिखा है क्या नाम है? अल रेहला। वास्को द गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो देखिए अब विविधता देखने के लिए मिल गई ना, एक ही जगह पर। ठीक है, केरल पे ही एक राज्य है केरल, वहाँ पर यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म क्या है? शामिल है। ये सभी के सब लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, जहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है? विविधता। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है कि एक ही जगह पर कई सारे धर्म हमको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ठीक, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, जो केरल की जो उपजाऊ ज़मीन है वो किसके लिए उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए। और यहाँ के लोग ज़्यादातर मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक नाव दिखा रखी है और क्या हो रहा है यहाँ पर? केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। ठीक है, नाव प्रतियोगिता खेली जाती है कब? ओणम के त्यौहार पे। ठीक है, और ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वो केरल में मनाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हमने किसमें? लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ा। ठीक, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियाँ और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक जीवन जैसे जैसे विकसित होता है ना, तो उसके पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा भूगोल है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जैसे जैसे विविधता बढ़ती है या फिर सांस्कृतिक जीवन जिस तरीके से बढ़ता है, ठीक है, उसके पीछे क्या रहता है? एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रहता है। ठीक, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आगे देखते हैं विविधता में एकता। भारत में विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का
अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो आगे यहाँ पर एक गीत दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा ये लिखित है। ठीक है, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। कौन था जो जनरल था? जनरल ओ डायर था, जिसने गोलियां चला दी थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो ये किसमें लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में। ठीक है, डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक, किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, भारत की खोज। आगे देखते हैं। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो अनेकता में एकता का स्लोगन या फिर विचार किसने दिया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। ठीक है, ये याद रखें। तो आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जहाँ आज हमने विविधता के बारे में पढ़ा, जहाँ हमने जाना विविधता किस प्रकार से हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, किस तरीके से भारत विविधताओं वाला देश बना, है ना। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि सभी तरीके की जो भिन्नताएं होती हैं वो विविधता का ही भाग नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो 2-3 बार आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।